यूं तो इतिहास में कई क्रांतियां हुई हैं, लेकिन नेपाल की सड़क पर हाल ही में जो दृश्य देखने को मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, चौंका दिया है। केवल 36 घंटों में सत्ता की जड़ें हिल गई। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग निकले और संसद से लेकर गलियों तक आग की लपटें दिखाई पड़ गईं। लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, और यही वाक्य नेपाल में सच होता नजर आया है। जी हाँ, हजारों युवाओं की भीड़ जिनकी उम्र महज 13 से 28 साल थी, डिजिटल दुनिया से निकलकर सड़कों पर उतर आई। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था दोस्तों, बल्कि ऐसा डिजिटल तूफान था जिसमें न कोई वैचारिक नेता था, न कोई तय संगठन, लेकिन 77 जिलों और 7 प्रांतों में मानो आग फैल गई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ यह गुस्सा वर्षों से सुलग रहा था और अब जाकर फटा है। नेपाल की राजनीतिक कहानी हमेशा से अस्थिर रही है। 2008 में जब राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो उम्मीदें थीं कि देश एक स्थिर भविष्य पाएगा, लेकिन हकीकत ये रही दोस्तों कि पिछले 17 सालों में नेपाल ने 15 प्रधानमंत्री बदल डाले। कोई भी लंबे समय तक सत्ता में टिक नहीं पाया। भ्रष्टाचार, आपसी कलह और कमजोर नीतियों ने जनता का विश्वास लगातार तोड़ दिया, और यही वजह रही है कि आज की पीढ़ी ने सड़कों पर उतरकर सत्ता से सवाल पूछने का साहस दिखाया है। 2008 में माओवादी नेता प्रचंड सत्ता में आए, फिर गिरे। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टाचार्य, सुशील कोइराला सब आए और जल्दी चले गए। केपी शर्मा ओली कई बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन भ्रष्टाचार और विवाद हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। शेर बहादुर देउबा ने भी कई बार सरकार संभाली, लेकिन स्थिरता नहीं ला पाए। इतना ही नहीं, कभी सेना का दबदबा बढ़ा, कभी गठबंधन टूट गया। जनता थक गई और युवाओं ने अब कह दिया बस बहुत हुआ। नेपाल की यह क्रांति एक नई किस्म की क्रांति है। न किसी पार्टी का झंडा है, न कोई बड़ा नेता है, सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ी युवा है, और युवा शक्ति है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरा देश आंदोलन में बदल गया। ये वो पीढ़ी है जिसने न राजशाही देखी है और न ही लोकतंत्र पर पूरा भरोसा किया है। इनके सामने मुद्दे साफ है। नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह आंदोलन बिना औपचारिक नेतृत्व के शुरू हुआ, लेकिन कुछ चेहरे इस क्रांति के प्रतीक बन गए। बलेंद्र शाह, काठमांडू के मेयर, जिन्हें बालेन शाह के नाम से जाना जाता है, इंजीनियर से रैपर बने और फिर राजनीति में आ गए। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। युवाओं का मानना है कि वे अगली राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। सुमन श्रेष्ठ एक प्रगतिशील चेहरा, साफ छवि वाले नेता, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज युवाओं को प्रेरित कर रही है। रवि लामिछाने, जिनका हाल ही में जेल से रिहा होना और उसके बाद युवाओं के बीच जोश बढ़ाना इस आंदोलन की दिशा तय करता नजर आया। उनकी बेबाकी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि ने उन्हें भी नायक बना दिया। जी हाँ, लेकिन जब हालात हिंसक हुए, संसद जल उठी, होटल जल उठे, नोट सड़क पर उड़ने लगे, तब सेना को आगे आना पड़ा। रातों रात आपातकाल जैसे हालात बन गए और नेपाल आर्मी ने कहा हम कानून और व्यवस्था संभालेंगे। अब सवाल उठता है, क्या नेपाल भी पाकिस्तान की तरह सैन्य हस्तक्षेप की राह पर जाएगा? क्या सेना खुद को सत्ता का हकदार समझने लगेगी या सेना केवल स्थिरता बहाल करके पीछे हट जाएगी? नेपाल अब किसके हवाले है? क्या जनता अपने दम पर एक नई सरकार बनाएगी? क्या बाहरी ताकतें जैसे अमेरिका या चीन इसमें भूमिका निभाएंगे या फिर सेना ही सबसे बड़ा निर्णायक बन जाएगी? नेपाल का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इतना साफ है कि इस बार जनता, खासकर युवा, किसी भी पुराने चेहरे पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है।
पहली बार डिजिटल पीढ़ी ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता बदलने की ताकत भी रखता है। अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह वक्त बताएगा, लेकिन यह क्रांति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आपका क्या मानना है? नेपाल को स्थिरता कौन दिला सकता है? क्या युवाओं का नया नेतृत्व या सेना और पुराना तंत्र? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय नेपाल।